दोस्तों कल यानी 17 जुलाई को एक्सिस बैंक का Q1 FY26 का रिजल्ट आया और ये रिजल्ट आते ही एक्सिस बैंक के शेयर में 5% का फॉल देखने को मिला। अब अगर हम इस रिजल्ट को ऊपर ऊपर से देखें तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे। कंपनी के प्रॉफिट्स में 4% का डिक्लाइन देखने को मिला और वही कंपनी की जो एसेट क्वालिटी थी वो भी काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन दोस्तों अगर हम इस रिजल्ट को डिटेल में एनालाइज करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सिस बैंक के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे और साथ ही में जो हमारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इसको एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव्स के साथ कि इस क्वार्टरली रिजल्ट में वो कौन सी चीज़ें थी जो बैंक के फेवर में काम कर रही है। तो इसमें पहला पॉजिटिव ये है कि बैंक के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसमें 14% ईयर ऑन ईयर और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। इसके पीछे मेजर रीज़न ये था कि बैंक की जो अदर इनकम है उसमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही में बैंक का जो CET1 रेशियो है यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो है जो हमारे शेयर होल्डर्स फंड से बनता है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और दोस्तों बैंक के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स थे उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, दोनों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब दोस्तों बैंक की जो लोन बुक ग्रोथ थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, सिर्फ 9% कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बैंक का जो SME सेगमेंट है यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाला सेगमेंट, उसमें 16% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही में जो बैंक का मिड साइज कॉर्पोरेट लोन बुक है उसमें 24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्मॉल साइज बिजनेस लोन्स है उसमें बैंक ने काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो किया है। अब दोस्तों ये चीज़ बैंक के लिए और हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये जो रोबस्ट ग्रोथ बैंक ने पोस्ट की है उससे हमें ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि धीरे धीरे जो प्राइवेट केपेक्स साइकिल है वो वापस आ रही है, जो कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। इसके अलावा दोस्तों एक्सिस फाइनेंस जो एक्सिस बैंक की एक सब्सिडरी है उसके प्रॉफिट्स में 23% ईयर ऑन ईयर का जंप देखने को मिला। तो ये थे वो सारे पॉजिटिव्स जो एक्सिस बैंक के रिजल्ट से हमें पता चलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव्स की ओर। वन ऑफ द मेजर नेगेटिव्स ये था कि बैंक की जो दोनों लोन बुक है और डिपॉजिट बुक है उन दोनों की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। ये ग्रोथ सिर्फ 9% के अराउंड थी, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर है एक्सिस बैंक जैसी बड़ी बैंक के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव ये था कि बैंक के नेट प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर 4% डिक्लाइन देखने को मिला और 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बैंक के जो रिटर्न रेशियोज थे जैसे ROA और ROE इनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। साथ ही में बैंक के जो स्लिपेजेस थे, अब स्लिपेजेस का मतलब ये होता है कि कितने नए लोन्स उस क्वार्टर में GNPAs में स्लिप हुए हैं। तो ये जो रेशियो था वो 2% से बढ़ के सीधा 3% पे पहुंच गया सिर्फ एक क्वार्टर में। साथ ही में बैंक के जो GNPAs थे, नेट NPAs थे, उनमें भी एक जंप देखने को मिला। बैंक का जो प्रोविजन कवरेज रेशियो था वो 75% से गिर के 71% पे आ गया, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि प्रोविज़न कवरेज रेशो हमें ये बताता है कि आगे जाकर बैंक को कितने प्रोविजंस करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा प्रोविज़न कवरेज रेशो होगा उतनी आगे जाकर बैंक को कम दिक्कत होगी। तो दोस्तों ये सब सुन के आपको ये लगेगा कि एक्सिस बैंक का ये जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन इस क्वार्टरली रिजल्ट में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इम्पैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये इम्पैक्ट क्या था मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि एक्सिस बैंक ने लेटेस्ट क्वार्टर में अपनी जो एसेट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको चेंज किया है, उसको और स्ट्रिक्ट बनाया है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है, उसको 1 जुलाई को अपनी लोन की EMI को देना था, लेकिन आज यानी 19 जुलाई तक वो इंसान अपनी EMI को दे नहीं पाया है। अब बैंक जो है वो उस लोन को GNPA तभी कंसिडर करेगी जब वो इंसान 90 डेज तक उस लोन की EMI को नहीं दे पाएगा। लेकिन सपोज एक्सिस बैंक का एक मैनेजर है जो उस इंसान के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये जो इंसान है वो 90 दिन बाद भी वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा। अब बैंक के पास 2 ऑप्शंस है। पहला ये कि जो GNPA है उसको अपफ्रंट एडमिट कर लें और उसको GNPA क्लासीफाई करें, या फिर 90 डेज़ का वेट करें। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया है कि उन्होंने अपफ्रंट उसको एज GNPA कैटेगराइज करने का डिसाइड किया है, जिससे अचानक एक ही क्वार्टर में उनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई। जो स्लिपेजेस थे वो एक ही क्वार्टर में 4800 करोड़ से बढ़ के 8200 करोड़ पे पहुंच गए। अब दोस्तों इस टेक्निकल इम्पैक्ट की वजह से एक्सिस बैंक के प्रॉफिट्स में 614 करोड़ का इम्पैक्ट देखने को मिला।
जिसकी वजह से इनके जो ROAs थे वो 0.15% से कम हुए और इनकी जो ROE थी वो 1.4% से गिरी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इन लोन्स के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि 80% ऑफ द जो लोन्स थे जो इस क्वार्टर में स्लिप हुए हैं GNPAs में, वो फुल्ली सिक्योर्ड है। तो हो सकता है आगे जाकर बैंक इनमें रिकवरीज करे और इनका जो लॉस हो वो काफ़ी मिनिमल हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये टेक्निकल इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या था वो समझा हो। तो बैंक का जो PCR है वो भी इसी रीज़न से कम हुआ है। बैंक को पता है कि इनके जो 80% ऑफ द लोन्स है वो सिक्योर्ड है, इसलिए इनका जो PCR है वो 75% से गिर के 71% पे आया है। अब दोस्तों बैंक की मैनेजमेंट ने भी ये गाइडेंस दी है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो टेक्निकल इम्पैक्ट है वो अगले कुछ क्वार्टर्स में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फिर से रिकवर हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों बैंक की मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि वो मीडियम टर्म में यानी 3 से 5 साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 3% अबव इंडस्ट्री ग्रोथ रहेगी। इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ रहती है वो यूजुअली 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ GDP ग्रोथ रहती है। तो अगर हमारी GDP अगले कुछ सालों तक 6 से 7% के बीच ग्रो करती है तो इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी वो 10 to 13% के बीच रह सकती है। एक्सिस बैंक के लिए रफली अगर हम 15% ग्रोथ अज्यूम करें तो ये रियलिस्टिक नंबर है। और उस हिसाब से अगर हम एक्सिस बैंक का करंट वैल्यूएशन देखें जो 1.84 टाइम्स प्राइस टू बुक है तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता है। अब दोस्तों एक्सिस बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उससे हम जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है उसके बारे में कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें 2 प्रिडिक्शन ये है कि ये साल जो है उसमें क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो सकती है। अब पिछले 2 साल जो थे वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे साल थे, जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और जो क्रेडिट कॉस्ट थे वो काफ़ी कम थे। लेकिन दोस्तों बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक साइकिल में चलता है। जिन सालों में ग्रोथ अच्छी होती है उसके अगले 1-2 साल बाद बैंक की जो क्रेडिट कॉस्ट है वो यूजुअली बढ़ जाती है। तो हम इस फेज़ में करेंटली चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि करेंटली हम एक लो इंटरेस्ट रेट साइकिल में हैं तो हो सकता है ये जो क्रेडिट कॉस्ट रहे वो इतनी ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा ये कि दोस्तों जब भी हमारी RBI इंटरेस्ट रेट्स को कट करती है, जैसे RBI ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 1% से रेट्स को कट किया है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक्स की लोन बुक में पहले रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स होता है वो फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स होते हैं, यानी RBI के रेपो रेट से लिंक्ड होता है। तो यूजुअली बैंक्स के केस में क्या होता है कि इनकी जो लोन बुक है इसमें रीप्राइसिंग जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स होते हैं जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट्स, तो इनमें जो इंटरेस्ट रेट कट का इम्पैक्ट होता है वो यूजुअली थोड़ा डिले के साथ दिखता है। इसलिए क्या हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आया है। अगर आपको कुछ टर्म्स जो हमने यूज़ किए हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी है तो बैंकिंग सेक्टर को आसान भाषा में समझने के लिए हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।